बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। सबसे पहले तो मेरे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ग्लोबल वीज़ा टिप्स की टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। उम्मीद करता हूं कि ये ईद आपकी अच्छी गुजरी होगी और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी टर्की वीज़ा के हवाले से। जो हमने वीज़ा अप्लाई किए थे मार्च के महीने में, एक तो मैं उनकी अपडेट दूंगा उनकी वीज़ा रेशो के बारे में। इसके अलावा जो उसकी फ़ीस में चेंजिंग है उसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में बात होगी, और उनके टाइम प्रोसेस के बारे में, डॉक्यूमेंट्स चेंजिंग के बारे में भी इंशाल्लाह ताला डिटेल आपको मिलेगी आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर ज़रूर करना है और लाइक भी ज़रूर कर देना है। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो मिलती रहे। टर्की वीज़ा आप लोग भी जानते हैं कि उसकी वीज़ा रेशो बेहतर हुई है और मज़ीद बेहतरी की तरफ भी जा रही है, लेकिन अब दोबारा से मुझे लग रहा है कि ये जो चौथा महीना भी है अप्रैल का, इसमें उनकी वीज़ा रेशो कम हो जाएगी। वो इसलिए कि लास्ट जो 3 मंथ थे, जनवरी, फरवरी और मार्च, इसमें बहुत ज़्यादा वीज़े उन्होंने ग्रांट किए। अब ये डिपेंड करता है कि जिन लोगों के पास टूरिस्ट वीज़ा है, क्या वो वापस आते हैं या वहीं पे स्टे करते हैं। अगर तो वो वहीं पे स्टे कर जाएंगे तो हो सकता है कि ये नेक्स्ट फिर दोबारा से उनकी वीज़ा रेशो कम हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हमने मार्च के जो लास्ट मंथ में वीज़ा अप्लाई किए थे उनकी वीज़ा रेशो जो थी वो 80+ रही है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा वीज़ा रेशो अच्छी है। उसमें फ्रेश पासपोर्ट वाले भी हैं, उसमें ट्रैवल हिस्ट्री वाले भी हैं, उसमें से रिपीटर भी हैं, यानी कि जिनके पहले भी टर्की के वीज़ा लगे हुए थे वो भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। जहाँ तक रही टाइम प्रोसेस की बात, तो जिनके वीज़ा लगने होते हैं टर्की के, उनका पासपोर्ट जो है 5 से 7 दिन में ही वापस आ जाता है। इवन के कुछ केसेस में हमने देखा कि इससे भी पहले उनको कॉल आ गई थी, मैसेज आ गया था कि अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर ले। और जिनके वीज़ाज़ रिफ्यूज़ होते हैं, हमने ये देखा है कि उनको वो थोड़ा सा डिले करते हैं और डिले करने के बाद फिर उनका पासपोर्ट वापस आता है और वो ज़्यादातर जो है वो रिफ्यूज़ल की तरफ ही जाते हैं। फ़ीसेस के हवाले से जो चेंजिंग है उसमें तकरीबन 54,800 रुपये फ़ीस हो गई है, जो कि तकरीबन पहले 54,000 थी, अभी 54,800 रुपये फ़ीस है। जो आपने एनातोलिया ऑफिस में पे करनी होती है, उसके अंदर आपका न वीज़ा की प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फ़ीस होती है एनाटोलिया की, उसके अंदर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो भी इंक्लूड होती है। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, अब लोग पूछते हैं कि सर अगर हमारा वीज़ा नहीं लगता तो क्या कुछ फ़ीस रिफ़ंड होती है? जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी अगर वीज़ा नहीं लगता इन केस, तो आपकी टोटल फ़ीस जो है वो जो ज़ाया हो जाती है, आपको उसमें से कुछ भी रिफ़ंड नहीं मिलता। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की भी मैंने बात की थी कि डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ। देखिए, हर वीडियो में तकरीबन मैं आपको बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं टर्की वीज़ा के हवाले से, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं वो डॉक्यूमेंट मिस कर जाते हैं जब वीज़ा अप्लाई करते हैं। जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, एप्लीकेशन मेरिट के ऊपर नहीं होगी, तब तक वीज़ा ऑफिसर का जो डिसीजन है इस बारे में नहीं होगा कि आपको वीज़ा ग्रांट किया जाए या ना किया जाए। क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होगी, फ़ाइल पूरी नहीं होगी, तो वो डायरेक्टली जो है वो रिफ्यूज़ल की तरफ चले जाएँगे। आपका पासपोर्ट जो है वो उसको 8 मंथ की एक्सपायरी होनी चाहिए। अगर उसके करीब है तो फिर आपको चाहिए कि नया पासपोर्ट बनाकर वीज़ा अप्लाई करें। आपका आईडी कार्ड इंग्लिश में होना चाहिए। अब उसके बाद जो एफआरसी है, अगर शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ एफआरसी लगाएं, और अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो फिर एमआरसी साथ में अटैच करें। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, वालदेन के साथ ज़रूर एफआरसी लगाएं। ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है और आपकी टाइज़ पाकिस्तान में शो करता है। इसके बाद आ जाता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। देखिए, बैंक स्टेटमेंट को अब आप यही समझिए कि जिस तरह आप शेंजन या यूरोप कंट्री के लिए लगाते हैं, वैसे ही आपको टर्की के लिए भी लगानी चाहिए। क्योंकि टर्की के अब पहले जैसे जो वीज़ा रेशो है या पहले जैसी जो उनका फ़ाइल प्रोसेसिंग था वो अब नहीं रह गया। बहुत सी चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी हैं। तो इसलिए आपको भी चाहिए कि उसी तरह आप बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें। इवन के पिछले साल हमने देखा था कि 2 ढाई लाख बैलेंस के साथ भी आपको वीज़ा मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा बैलेंस इम्प्रूव करें, कोशिश करें कि 10+ यानी कि 10 लाख से ज़्यादा आपका बैलेंस मौजूद हो और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट हो। सैलरी स्लिप के साथ लगाना ज़रूरी है। अगर आप जॉब करते हैं, एनओसी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट लेटर भी साथ लगाएं और लीव लेटर भी साथ में लगाएं अगर आप जॉब करते हैं।
बिज़नेस करते हैं तो डेफ़िनेटली फिर आप चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स साथ लगाएँ, चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स का रिकमेंडेशन लेटर भी साथ लगा सकते हैं, एनटीएन लगाएँ, 2 साल की टैक्स रिटर्न लगाएँ और कोशिश करेंगे आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो ज़ीरो पे फ़ाइल ना हुई हो। आपने कुछ टैक्स जो है वो अपने मुताबिक जो आपके बिज़नेस के मुताबिक जो है वो आपने पे किया हो। कुछ लोग होते हैं वो जब वीज़ा अप्लाई करते हैं उससे 5 या 10 दिन एनटीएन के साथ रजिस्टर्ड होते हैं एफबीआर के साथ और अपनी टैक्स रिटर्नें लगा देते हैं। ऐसी टैक्स रिटर्न और एनटीएन का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा जी, स्टूडेंट्स के लिए और फ्रीलांसर के लिए पहले मैं बता दूँ कि काफ़ी मेरे दोस्त जो फ्रीलांसर हैं वो भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको एक एफ़िडेविट साथ में लगाना बहुत ज़रूरी है कि जिस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वो काम कर रहे हैं कि कहाँ-कहाँ से उनको इनकम आ रही है, उनके बैंक की जो डिटेल है उसके साथ मैच होनी चाहिए। एक चीज़ छोटी-सी मैं ऐड कर दूँ कि जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ जाते हैं, उन वालिदैन को भी एक एफ़िडेविट लगाना चाहिए। अगर तो मदर और फादर दोनों बच्चों के साथ वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर उनको सिर्फ़ एक एफ़िडेविट की ज़रूरत है, जिसमें बताएँगे वो अपने बच्चों के फ़ाइनेंशियल जितने भी अखराजात हैं, वो खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई एक जा रहा है, तो फिर दूसरे को एक एफ़िडेविट देना होगा, जिसमें उसको बताना होगा कि मैं अलाउ करता हूँ अपनी बीवी को, बच्चों को कि इनको वीज़ा ग्रांट किया जाए, मुझे इस बारे में कोई मसला नहीं है। तो वो लगाएँगे तभी आपकी फ़ाइल जो एक्सेप्ट होगी, वरना आपको अनाटोलिया ऑफ़िस से वापस भेज दिया जाएगा। तो ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अब आप चाहते हैं कि जो फ्रेश पासपोर्ट वाला मेरी और फाइल मज़बूत हो जाए, तो फिर वो अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साथ लगा सकता है। अगर उसके पास कार है तो वो लगा सकता है। इसके साथ इंशाल्लाह ताला आपके वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएँगे। मेरी एक बात याद रखिए कि आपके पास अगर टूरिस्ट वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, तो आप अपने वीज़े का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। अब टर्की जाएँ, होकर वापस आ जाएँ, ताकि जब आप नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो आपके चांसेस जो वो ब्राइट हों, आपको जो ओवरस्टे होने की वजह से रिफ्यूज़ ना कर दिया जाए। तो ये थी जी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टर्की के हवाले से जो मैंने वीज़ा इश्यू भी आपसे शेयर की। आप जानते हैं कि टर्की और कनाडा की वीडियोज़ मैं अक्सर बनाता रहता हूँ, क्योंकि उनकी वीज़ा रेशो और उनका प्रोसेसिंग टाइम कोई भी चीज़ नहीं आती, आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचती रहे। आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह ताला कल एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।